चलिए हम लोग बातचीत कर रहे थे कुछ संवैधानिक संस्थाओं की, जिसमें आपको सबसे पहले बताया था इसके बारे में, कैग के बारे में बताया था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। इसके बाद फिर बताया था आपको यूपीएससी के बारे में, आर्टिकल 324 और सॉरी 315। फिर इसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। अब ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इस निर्वाचन आयोग में आपको बताया कि कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। अभी निर्वाचन आयोग के बारे में संवैधानिक प्रावधान है, किस आर्टिकल में है, 324 से 329, आर्टिकल 324 टू 329। कौन सा भाग है संविधान का? पार्ट 15। भाग 15 आपको बताया था कि भाग 15 में निर्वाचनों के बारे में बताया गया है, इलेक्शन के बारे में बताया गया है। और इसमें कितने सदस्य हैं? 3 है, ये घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 क्या होते हैं? निर्वाचन आयुक्त। तीनों की शक्तियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हटाया जाना किसके द्वारा? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट, ठीक। सैलरी आपको बताया था कितना होता है? 2,50,000, ठीक। फिर कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 65 साल है, ठीक। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। अभी कौन है? राजीव कुमार है, राजीव कुमार, ठीक है। तो वर्तमान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार। और सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक। चलिए अब देखिए, आपको बताया था कि 1989 तक निर्वाचन आयोग क्या था? एक सदस्यीय संस्था थी, 1 मेंबर्स थे। 89 में इसको कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया था। 90 में फिर से 1 कर दिया गया। फिलहाल 93 में फिर से कितना कर दिया गया है? 3 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 3 निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था है, ये कब से है? 1990 से है। 89 तक कितने थे? 1 थे। 89 में 3 किया गया, 90 में फिर 1 किया गया, 93 में फिर से 3 कर दिया गया, ठीक। तो ये संसद के ऊपर है, संसद चाहे तो उसकी संख्या को बढ़ा घटा सकती है, ठीक। फिर अब निर्वाचन आयोग के जो काम है, ड्यूटीज हैं या फंक्शंस हैं, तो इसमें जो आर्टिकल आपको बताया था 324 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो 324 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 324 में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सुपरिटेंडेंस यानी अधीक्षण, डायरेक्शन यानी निर्देशन, और तीसरा वर्ड लिखा है कंट्रोल, नियंत्रण। यानी चुनाव से जुड़े हुए सारे काम, ना जुड़े हुए सारे काम का मतलब सुपरिटेंडेंट का मतलब अधीक्षण करना, उसी के अंडर में होगा। डायरेक्शन, जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए निर्देश जारी करना, और क्या करना? कंट्रोल। किसका? लिख लीजिए, पावर्स में सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या होगा। सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसका? इलेक्शंस का, ठीक। तो ये तीनों बातें किस आर्टिकल में कही गई हैं? 324। अब इन्हीं तीनों शब्दों में पूरे चुनाव का खेल होता है। पूरे चुनाव का खेल होने का मतलब, सीधी भाषा में इसको कहा जाए कि चुनाव से जुड़ी हुई जितनी चीजें होती हैं ये तीनों में आ जाता है, सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। जैसे जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय सबसे पहले काम क्या होता है? चुनाव के समय सबसे पहले जब चुनाव आने वाला होता है तो क्या होता है? सबसे पहले रैली निकल जाती है। पहले आप देखेंगे आपके मोहल्ले के जो लोकल क्षेत्रीय नेता होते हैं ना, दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते हैं कि भाई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिए, जिसका इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अपना सही करवा लीजिए। तो मतदाता सूची तैयार होती है, वोटर लिस्ट तैयार होती है, तो वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? इलेक्शन कमीशन तैयार करता है, निर्वाचन आयोग, ठीक। फिर चुनाव की तिथि की घोषणा, डेट डिक्लेरेशन, चुनाव की तिथि कौन घोषित करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आपको कोई राजनीतिक दल बनाना है तो आप कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे? किसके पास कराएंगे? इलेक्शन कमीशन के पास कराएंगे। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना है, होता है ना, हाथी है, घोड़ा है, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज, धान ओसाता किसान, माचिस की डिब्बी, मशाल, झाड़ू, होता है, हैंडपंप,
ये सब क्या है? चुनाव चिन्ह। तो ये कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। तो चुनाव की तिथि घोषणा, चुनाव, इवन अवेयरनेस ऑफ वोटर्स, मतदाताओं को जागरूक करते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि आप लोग वोट कीजिए। इसी के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितने तारीख को डिक्लेयर किया गया है? नेशनल वोटर्स डे क्या तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कितने तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो ये इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है ताकि लोगों को क्या किया जा सके? अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो इसके कुछ काम लिख लीजिए। लिख लीजिए, मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ठीक, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, टू ग्रांट द इलेक्शन एम्बलम। तो चुनाव चिन्ह दिया जाता है, तो कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इलेक्शन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आता है ना कि ये दल ठीक, चुनाव आचार संहिता, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सब कौन जारी करता है? इलेक्शन कमीशन जारी करता है, निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, चुनाव की तिथियों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द इलेक्शन डेट्स, कि कितनी तारीख को चुनाव होना है, कब चुनाव होना है, कैसे चुनाव होना है। ठीक, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, डिलिमिटेशन, परिसीमन होता है ना, डिलिमिटेशन। परिसीमन होता है, तो ये सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराते हैं। तो इस मतलब चुनाव से जुड़े हुए जितने भी काम आप देखते हैं सब किसके अंडर में होते हैं? इलेक्शन कमीशन कराते हैं, निर्वाचन आयोग कराते हैं। ठीक है, तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जैसे पहले ये कहा गया था, उस दिन आपको समझाया था कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो फिक्स की गई हैं वो कब की जनसंख्या के हिसाब से? 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से फिक्स की गई है, और कब तक के लिए? 2026 तक के लिए फिक्स है। तो पहले जैसे डिलिमिटेशन होता था तो उसमें कहा गया था कि हर 10 साल पर कराया जाएगा, लेकिन बाद में देखा गया कि साउथ वाले पॉपुलेशन कंट्रोल किए और नॉर्थ वाले नहीं किए। तो इसलिए अब भी डिलिमिटेशन होता है। परिसीमन का मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों को एडजस्ट करना, लेकिन अब जितनी सीटें हैं उसी के अंदर एडजस्ट करते हैं। जैसे यूपी को लोकसभा में 80 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं कि जब परिसीमन होगा तो 80 से 85 हो जाएगा या 80 से 75 हो जाएगा। वो अब 80 सीटों में ही जहां जहां पॉपुलेशन के हिसाब से जहां की जनसंख्या बड़ी घटी उसके हिसाब से सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज को क्या करते हैं? घटाते बढ़ाते हैं। तो उसी को बोलते हैं परिसीमन, डिलिमिटेशन, कि एक बैलेंस बनता है कि पर सीट इतनी पॉपुलेशन यूपी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिलिमिटेशन जनरली जो किनारे वाले एरिया होते हैं ना, तो उनका चुनाव क्षेत्र कभी कभी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कोर वालों का नहीं चेंज होता है डिलिमिटेशन में। तो ये परिसीमन होता है। तो इसके लिए परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में बनाया गया था, और इसमें कहा गया था कि परिसीमन कब होगा? प्रत्येक 10 साल या 10 की जनगणना के बाद, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया।
हालांकि अभी भी होता है लेकिन वो सीटें नहीं होती। लिख लीजिए, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। ठीक, तो परिसीमन कब होगा? प्रत्येक 10 साल या 10 की जनगणना के बाद। ठीक, तो डिलिमिटेशन किया जाता है और इसके लिए एक्ट कब आया था? 1952। डिलिमिटेशन का मतलब वही सीमा में बदलाव करते हैं, लेकिन सीटें नहीं बदलेंगी, संख्या जितनी है उतनी रहेगी। वो कब तक रहेगी? 2026 तक। और ये कब के जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर होता है? 1971 को बेस बनाया गया। चलिए, इसके अलावा चुनावी खर्चे की सीमा फिक्स करते हैं इलेक्शन में मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आदर्श आचार संहिता का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में सबको बराबरी से मौके मिलने चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा खर्च करेगा, उसको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, जिसके पास पैसा कम है वो कम खर्चा करेगा। तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में सबको मौके बराबर दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। एक टाइम फिक्स रहेगा कि इतने से इतने समय तक प्रचार किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए जगह आप इतने जगह यहाँ यहाँ हैंडबिल बांट सकते हैं, यहाँ यहाँ आप इतने पोस्टर बैनर लगा सकते हैं, टीवी पर रेडियो पर जो टाइम अलॉट किया जाता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी दलों को थोड़ा सा कम, कि आप चाहें तो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और जो चुनाव प्रचार में खर्चे होंगे तो उसकी भी सीमा फिक्स की गई है कि एक लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, ताकि धनबल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए चुनावी खर्चों की सीमा इलेक्शन कमीशन पहले कम था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। लिख लीजिए, इलेक्शन एक्सपेंस लिमिट, चुनावी खर्चों की सीमा, चुनावी खर्चों की सीमा, इलेक्शन एक्सपेंस लिमिट। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितनी है? 70 लाख। पहले वाला मतलब कि पहले 40 था, अब 70 हो गया। सीधे से कितनी है? 70 लाख। कितनी है? 70 लाख। ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों में लिखे लिखे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, दादर नगर हवेली और दमन दीप, और पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, तो इन जगहों पर सीमा रखी गई है कितनी? 54 लाख, 54 लैक्स लोकसभा में। तो लोकसभा में चुनावी खर्च की सीमा वर्तमान में कितनी है? 70 लाख। लेकिन कहाँ कहाँ कम है? अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी में कितनी है? 54 लाख। ये खर्च की क्या है? सीमा है, लिमिट, कि एक कैंडिडेट अपने चुनाव के लिए अधिक से अधिक नॉर्मल कंडीशन में 70 लाख, और इन राज्यों में कितना खर्च कर सकता है? 54 लाख। समझ गए? फिर लिखिए, फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए एमएलए का जो चुनाव होता है, लोकसभा का मतलब कौन सा चुनाव? एमपी जो अभी वाला चल रहा है। विधानसभा या एमएलए के इलेक्शन के लिए कितना है? 28 लाख। पहले 16 था, अब कितना कर दिया गया है? 28 लाख। ठीक, कुछ राज्यों में कम है, इसका एक्सेप्शन लिख लीजिए। जैसे लिखिए, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, और पुदुचेरी जो 7 सिस्टर्स हैं, और पुदुचेरी, इसमें कितना है? 20 लाख। ये 20 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं।
ठीक है, चुनावी खर्च की सीमा कितनी रखी गई है? 20 लाख रखी गई। ठीक है, नॉर्मल क्षेत्रों में कितना कर सकते हैं विधानसभा के चुनाव में? 28 लाख। और चुनावी क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में कितना है? 20 लाख। जबकि लोकसभा में कितना है? 70 लाख है। और इन सब क्षेत्रों में 54 लाख। यानी एक कैंडिडेट अधिक से अधिक उसकी चुनावी खर्च की सीमा होती है। इसमें स्टार प्रचारकों का खर्चा नहीं जोड़ा जाता, इसलिए आप देखिए पार्टियां अलग से अपने जो स्टार कैंपेनर होते हैं ना, तो उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है, तो उनका खर्चा इसमें नहीं होता। जैसे कैंडिडेट पोस्टर बैनर बनवा रहे हैं या लोगों को खिला पिला रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, तो इस पर हालांकि लिमिट है, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन हर जगह का तो हिसाब लेगा नहीं। 4 गाड़ी की पर है खर्चा, पता चला वो 20 गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो बोले कि भाई लोग खुद से लेके आ रहे हैं, अपने थोड़े लेके जा रहे हैं। तो फिर भी एक लिमिट लगा दी जाती है कि भाई इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, ताकि धन बल का इस्तेमाल चुनाव में क्या हो, कम से कम मतलब संतुलित तरीके से हो, ताकि जो ज़्यादा पैसे वाला है वो नहीं जीत जाए। ठीक है, भाई ज़्यादा पैसा ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा प्रभाव होगा, तो उसकी लिमिट होती है। तो जैसे आप देखे होंगे कि जब इलेक्शन से पहले सड़कों पर खूब पोस्टर बैनर बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे थे, जैसे आज चुनाव की घोषणा हुई, सारे पोस्टर बैनर क्या किए गए? हटा दिए गए, कुछ नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ फिक्स किया गया है वहीं वहीं आप लगा सकते हैं। जितनी लिमिट है उतने ही क्षेत्र में आप लगा सकते हैं, उसी टाइम पर आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो ये इसी को क्या बोलते हैं? आदर्श चुनाव संहिता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये बनाना, ये नियम कानून बनाती है कौन? इलेक्शन कमीशन। और वही उसको लागू कराती है कि जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाती है। और जिले का जो जिलाधिकारी होता है, अब वो सरकार को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन। उसका ट्रांसफर प्रमोशन नहीं, ट्रांसफर अवसर कुछ नहीं हो सकता। वो ट्रांसफर वगैरह कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ही करेगा, क्योंकि सरकार फिर अपनी पसंद के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में लगाएगी। हालांकि चुनाव से पहले ही वो सब सेटिंग कर देते हैं, लेकिन फिर चुनाव के समय ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो मान लीजिए कि सरकार के मान लीजिए किसी मंत्री की गाड़ी रोक दे, तो मंत्री जी कुछ कर पाएंगे? उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कंट्रोल कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करता है। वो इसीलिए करता है ताकि भाई जिस दल की सत्ता है वो उसका मिसयूज न करे। भाई जिस पार्टी की सरकार है तो वो मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई नए जो है कि योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लोगों को लुभाने के लिए नई कोशिश सरकार नहीं कर सकती। वो इसीलिए होता है ताकि भाई सत्ता पक्ष को उसका लाभ मिलता है। तो ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि फेयर इलेक्शन हो। पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन आपको बताया था कि इलेक्शन कमिश्नर था टी एन सेशन ने इन सारी चीज़ों को, जो पहले कागज में थी, उसको हकीकत में बदल दिया। तो सारे नेताओं से बहुत डरते थे, उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से काम किया। उसके बाद फिर एम एस गिल बने, जे एम लिंगदो बने। ये सब बहुत शक्तिशाली, मतलब एक के बाद एक इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि चुनाव को और मजबूती प्रदान कर दी। इसीलिए अभी देखिए इलेक्शन कमीशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक पोजीशन पर है। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर अभी भी थोड़ा कमजोर है। पहले वो एकदम स्टेट एक्शन लेते थे। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था, गौतम गोस्वामी का एग्जाम्पल आपको दिया था, जो पटना का डीएम था। उसने जब जैसे चुनाव होना था 48 घंटे बाद, 5 बजे तक की लिमिट थी, 5 बजे के बाद वो चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म हो रही थी। पटना के गांधी मैदान में रैली चल रही थी, और छोटे मोटे ही सब नीतीश कुमार वगैरह सब बोल चुके थे, आडवाणी जी को बोलना था, तब तक 5 बज गए थे। तो नीचे से घड़ी दिखा के माइक बंद करवा दिया, हो गया सर, टाइम इज ओवर, जाइए। जबकि उस समय वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे उनके साथ में, नीतीश, सब बड़े बड़े लोग थे। हटा दिए, नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, जाइए। तो डिप्टी पीएम को मना करना किसी की हिम्मत? तो वो पावर किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। तो वही होता है कि वो व्यक्ति के ऊपर होता है कि व्यक्ति उन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। कि टी एन सेशन से पहले ही बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर रहे, लेकिन वो पता ही नहीं चलता था कि थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों को क्या किया? सीधे लागू करा दिया। ठीक। और एक बार और इस पर इंदिरा गांधी से भी एक केस हुआ था, कि बताया था कि जो इमरजेंसी लगी थी तीसरी वाली, तो उसमें भी यही कहानी लगी थी कि 1971 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें उन्होंने अपने, क्योंकि उससे पहले वो प्रधानमंत्री पद पर थी, और रायबरेली के चुनाव में उन्होंने सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, सरकारी ऑफिसर्स का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में किया, सरकारी ऑफिसर्स को लगा दिया चुनाव प्रचार में। इस बात का प्रमाण राजन ने इकट्ठा किया और रेड डाल दिया कि भैया इन्होंने सरकारी पद का मिसयूज करते हुए चुनाव जीता, इसलिए इनको चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए। जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया। तो फाइनली उनको क्या लगाना पड़ा? इमरजेंसी लगा देनी पड़ी थी। तो ये तक भी हुआ, लेकिन वही है कि पद पर कौन है, व्यक्ति कौन, तभी उन चीज़ों का क्या करेगा?
सही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, चलिए खैर। तो इसके अलावा इसी में एक और चीज़ आती है कि अनुच्छेद 326 326 326 क्या है? एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? 326 में दिया गया है। 326 लिखा है आप लोग? क्या लिखा है 326 में? लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार किया जाएगा। एडल्ट सफरेज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो एडल्ट सफरेज किस आर्टिकल में दिया गया है? 326 में, कि भारत का हर नागरिक जो वयस्क हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? 326। तो यही आपके मतदान का अधिकार है। तो अगर आप जो लोकसभा या विधानसभा में वोट करते हैं तो वो किस आर्टिकल से करते हैं? 326। अब क्या मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार होगा या नहीं होगा? अगर मौलिक अधिकार होगा तो आपको मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और अगर मौलिक अधिकार होगा तो आपको मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर नहीं होगा तो किया जा सकता। तो क्या आपकी वोटिंग राइट छीनी जा सकती है आपसे? क्या आपको मना किया जा सकता है कि आप वोट नहीं देंगे? छीना जा सकता है। ठीक है, कि राइट टू वोट अगर फंडामेंटल राइट होता तो मौलिक अधिकारों में इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान रखेंगे, मतदान का अधिकार एक लिखिए विधिक अधिकार है। लिखिए, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है। राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट। यानी एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। यानी आपको बहुत आसानी से मौलिक अधिकारों से मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए, जब इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव का समय आता है, तो आप देखते हैं कि कई बार कई सारे बाहुबली होते हैं जो जेलों में होते हैं, और जेलों में रहते हुए चुनाव लड़ जाते हैं। चुनाव में हिस्सा लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं कई बार। वो जेल से लड़ के चुनाव लड़ जाते हैं, चुनाव में जीत भी जाते हैं, लेकिन वो जेल से वोट नहीं कर सकते, मतदान नहीं दे सकते। सोचिए, जेल का कैदी चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार आपकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो वो मौलिक अधिकार है, उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। यानी सोचिए, कैदी खुद चुनाव लड़ सकता है लेकिन अपने ही इलेक्शन में अपने लिए वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। ठीक, क्या अब तक किसी को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया है? ऐसा कोई एग्जाम्पल हुआ है कि उस व्यक्ति को कहा गया कि अब आपको वोट नहीं देना है? हो चुका है ऐसा। ये महाराष्ट्र के एक नेता थे, आपने शिवसेना के बारे में सुना होगा। शिवसेना के जो सबसे बड़े नेता थे बाल ठाकरे, तो बाल ठाकरे बहुत भड़काऊ भाषण देते थे, और हेट स्पीच उनका हुआ करता था। तो इसी से नाराज होते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके वोट डालने पर, वोटिंग पर रोक लगा दी थी। इकलौते देश के वही व्यक्ति हैं जिनके मतदान के अधिकार को बैन कर दिया था। ठीक, इसके लिए हालांकि इलेक्शन कमीशन सिफारिश करती है, करने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर किया जा सकता है। लिख लीजिए, बाल ठाकरे को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा चुका है। बाल ठाकरे was the only person of India, भारत के एकमात्र व्यक्ति, who deprived from his right of voting, उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया गया। तो वोटिंग राइट से किसको वंचित किया गया है? बाल ठाकरे। ठीक है, समझ गए? तो एक ही व्यक्ति हैं जिनको किया गया, वो भी राष्ट्रपति की सहमति से किया गया। अब इसमें जैसे बताया कि जो एडल्ट सफरेज है, वयस्क मताधिकार की, भारत का हर नागरिक जो एडल्ट हो चुका है वोट कर सकता है। तो इसमें जो एडल्ट्री मानी गई है, वयस्कता मानी गई है, तो वयस्कता कितनी मानी गई है? पहले 21 साल हुआ करती थी। 1989 में 61वें संशोधन से इसको घटा के कितना कर दिया गया? 18। लिख लीजिए, 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन, 61st अमेंडमेंट 1989, 61वां संशोधन 1989।
मतदान करने की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज फॉर वोटिंग, मतदान करने की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज फॉर वोटिंग वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू कितना कर दिया गया, 18। मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी गई, 18 साल कर दी गई। उन्नीस 89 में। चलिए, तो इस समय किस आर्टिकल में संशोधन किया गया होगा, 326 में, समझ गया। क्योंकि 326 में एडल्ट सफरेज है, उसी में एडल्ट्री मानी गई थी कितनी, 21 साल, अब उसको घटा के कितनी कर दी गई है, 18 साल। तो 61वें संशोधन से 61st अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया, 326 को, समझ गए। एक लास्ट इसमें आर्टिकल है 329 कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा। देख लीजिए, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स, कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन है, ठीक है। यानी उसमें कोर्ट कोई इलेक्शन कमीशन के मामले में कोई दखल नहीं देगा कि वोटिंग हो रही है, आपने कम की ज़्यादा की, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इलेक्शन कमीशन के बाकी कामों में एक और चीज़ की, जैसे आपको बताया कि राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन हो, पंजीकरण हो, चाहे उनको चुनाव चिन्ह प्रदान कराना हो, ये सब इलेक्शन कमीशन देखती है। जैसे अपने मन से आप नहीं, आप बोलेंगे हमारा चिन्ह ओम का चिन्ह रहेगा, आपने धार्मिक चिन्ह कोई ले लिया या शिवलिंग का चिन्ह ले लिया, तो वो नहीं देंगे, वो मना कर देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि आप कौन सा चिन्ह लेंगे, आप बता सकते हैं, अगर उनको ठीक लगा तो देंगे, नहीं ठीक लगा तो नहीं देंगे, ठीक। जैसे 2017 में जब झगड़ा हुआ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में, लगा कि पार्टी टूट जाएगी, अखिलेश ने अलग मामला बना लिया। तो फिर ये हुआ कि पार्टी टूट रही है, तो फिर ये हुआ कि साइकिल जो चुनाव चिन्ह है वो किसके पास रहेगी, समाजवादी पार्टी के पास या अखिलेश यादव के पास। तो मामला इलेक्शन कमीशन में दोनों बाप बेटे गए थे झगड़ा करने के लिए, ये साइकिल का चुनाव चिन्ह हमको दिया जाए, हमको दिया जाए। तो उस समय नसीम जैदी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने खैर दोनों को समझा बुझा के शांत कराया कि ज़्यादा मत लड़िए, नहीं तो ख़त्म कर देंगे, साइकिल किसी को नहीं देंगे, एक को दे देंगे हैंडल, एक को दे देंगे पैडल। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है भाई, विवाद होगा तो क्या करेगा, बोलेगा साइकिल किसी को नहीं देंगे, और बताइए हो सकता है। तो वो इलेक्शन कमीशन की पावर होती है कि किसको दें किसको ना दें। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह शुरुआत से पंजा नहीं था, पहले वो बैलों की जोड़ी थी, वो बदलता रहा है चुनाव चिन्ह, ऐसा नहीं था कि शुरुआत से वो हाथ का निशान रहा है, वो चेंज होता रहा है। पहले बैलों का एक जोड़ा था, वो था। तो अलग अलग समय पर अलग, तो ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होता है। दूसरा, कोई भी पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, बताया कि पार्टी को रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कोई भी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है, इसका डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन करेगा। यानी वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या राज्य स्तर की पार्टी, ये डिसीजन कौन लेगा, इलेक्शन कमीशन लेगा, ठीक। तो उसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया बना रखा है इलेक्शन कमीशन ने, उस क्राइटेरिया पर भी एक वीडियो बना है, आप लोग देखे नहीं होंगे। राजनीतिक दलों के निर्धारण का मानदंड है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या क्राइटेरिया है। अभी फिलहाल कितने नेशनल पार्टी हैं बस ये लिख लीजिए, लिखिए वर्तमान के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, करंट नेशनल पार्टीज, वर्तमान के राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो एक तो लिख लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, फिर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई है कि सीपीएम है, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी है, सीपीएम बोलते हैं।
फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, और अभी सबसे रिसेंट कौन बनी? आम आदमी पार्टी 6वीं बनी है रिसेंट। नेशनल पीपल्स पार्टी। आम आदमी पार्टी अभी बनी। तो उसी पर हमने वीडियो बनाया था कि राष्ट्रीय पार्टियों के निर्धारण के क्या क्या मानक होंगे। टीएमसी पहले था नेशनल पार्टी, अब उसको हटा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब हट गई। तो उसका क्राइटेरिया होता है कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें कितने % सीटें हो जाएंगे, राज्यों में कितने सीटें होने चाहिए, विधानसभा में कितने सीटें, 4 राज्यों में सीट, उसका पूरा क्राइटेरिया है। आप एक बार वीडियो हम शेयर कर देंगे फिर से, उसको आप देख लीजिएगा। तो पूरा डिटेल उसमें दिए हैं हम, ठीक है। अभी फिलहाल कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियां होने के लाभ होते हैं कि उसमें इलेक्शन कमीशन कई सारे प्रायोरिटीज़ देता है। जैसे वोटर लिस्ट के 2-2 सेट उनको पहले से दे दिए जाएंगे। चुनाव प्रचार में उनका जो है कि अलग से स्थान डिसाइड होता है कि आपको इतना समय टीवी पर मिलेगा, इतना समय आपको रेडियो पर मिलेगा। इवन उनका जो इलेक्शन एम्बलम होता है वो नेशनल लेवल पर होगा। कोई अन्य दल उसका इलेक्शन एम्बलम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे साइकिल है, अब साइकिल सपा का है तो जरूरी नहीं कि केवल साइकिल का निशान सपा के पास ही है। हो सकता है केरल की कोई पार्टी हो जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल हो, समझ गए। कई सारे दलों का है, वो राज्य स्तरीय दल है तो लोकल लेवल पर सबका होगा, ठीक है। या पहले जैसे बहुजन समाज पार्टी, हाथी के भी कई सारे पहलू थी, लेकिन अब हाथी अब क्या है, राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी, तो वो अब किसी को नहीं मिलेगा। जैसे कमल है या पंजा है, ये सब क्या है, नेशनल पार्टी का निशान है। अब ये कोई और क्षेत्रीय दल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो राज्य स्तरीय पार्टियां होती हैं उनका इस्तेमाल बाकी दूसरे राज्य के लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो नीतीश कुमार की पार्टी है ना, जनता दल यूनाइटेड, उनका क्या है चुनाव चिन्ह? तीर है। तो तीर अन्य राज्य, उड़ीसा वाले जो है बीजू जनता दल, उनका भी तीर ही है शायद। तमिलनाडु में एक पार्टी, उसका तीर है चुनाव चिन्ह। जो स्टेट लेवल की पार्टी होती है उनका चुनाव चिन्ह क्या होता है, बाकी पार्टियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल की पार्टी का चुनाव चिन्ह कोई और पार्टियां इस्तेमाल नहीं करती। समझ गए। चलिए खैर, तो ये था आपका क्या, इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन से जुड़ी हुई चीजें। चलिए अगला आइए, अनुच्छेद लिखिए 76, 76। 76 तो 76 में किसके बारे में बताया गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो भारत के नाम महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 376, 370, नहीं केवल 76, ठीक। अब इनकी लिख लीजिए नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो नियुक्ति कौन करेगा? वही राष्ट्रपति द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। हटाया जाना, हटाया जाना लिख लीजिए बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। तो हटाया जाना किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। वेतन निश्चित नहीं, नो फिक्स सैलरी। कार्यकाल, टेन्योर, कार्यकाल भी क्या है? निश्चित नहीं, नो फिक्स टेन्योर। कार्यकाल निश्चित नहीं, नो फिक्स टेन्योर, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। क्लियर। एज लिमिट मिनिमम नहीं, मैक्सिमम भी नहीं है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम। बाकी सब में मैक्सिमम था, इसमें मैक्सिमम नहीं है। रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, एलिजिबल, यानी ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो किसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो, बाकी सबकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इनकी हो सकती, ठीक। अब इसमें देखिए, इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है। कार्यकाल की सुरक्षा का मतलब बाकी सबका कितना है, 6 या 65।
यानी एक बार अपॉइंट हो गए, अब राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे तो किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रिपरिषद। सरकार जिसको कहेगी उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंट तो कर देंगे, हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि हटाने के लिए संसद में लाना पड़ेगा प्रपोजल, तो बहुत झंझट। बताया था कि हटाना असंभव टाइप से हो जाता है, जिससे जजों को हटाना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। अब ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी बात नहीं मान रहे थे इसलिए हटा दिए, या हमारे खिलाफ कोई काम के लिए, तो कहा नहीं जाएगा। यानी कि हटा नहीं सकते, तो मतलब वो क्या है? स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से काम करेंगे, वो सरकार के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बता ना, कई बार इलेक्शन कमिश्नर से सरकार को आंखें दिखा दी, क्योंकि हटाने की ताकत सरकार के पास नहीं। संवैधानिक संस्थाएं में हटा ही नहीं सकते आप, हटाने के लिए भी संसद में लाइए प्रस्ताव, फिर मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए। लेकिन इनको नियुक्त भी राष्ट्रपति करेंगे और हटाना भी राष्ट्रपति द्वारा, किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद। यानी जिसको चाहे उसको सरकार अपॉइंट करे, जिसको चाहे उसको हटा दे, कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब चाहे तब 2 दिन में हटा दे। ठीक, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा जब आप इसकी शक्तियां देखेंगे, पावर्स, शक्तियां आ जाइए। अब ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी, ये समझ लीजिए कि भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के क्या होते हैं? प्रथम विधिक अधिकारी। ठीक है, हाँ, इसका क्वालिफिकेशन भी होता है। क्वालिफिकेशन देखिए छूट गया, जो कि था एक लाइन में लिख दीजिए, या एक्सपीरियंस, अनुभव, एज लाइक द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। यानी जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए होगी, बताया था कि 10 साल तक वकील हो या 5 साल तक जज हो, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, उसको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो देखिए, अब इनका पावर लिख लीजिए। भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं। प्रथम विधिक अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, कहाँ के? भारत सरकार। ठीक, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत सरकार के क्या होते हैं? वकील होते हैं। आपने भारत सरकार पर केस किया तो केस कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार ने आप पर केस किया तो केस कौन लड़ेगा? अटॉर्नी जनरल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया तो सरकार का पक्ष कौन रखेगा? अटॉर्नी जनरल। यानी भारत सरकार के क्या है? वकील। तो देखिए, जो वकील होते हैं, तो वकील क्या होते हैं? वो फेवर करते हैं, पक्ष लेते हैं। वकील क्या करेगा? पक्ष लेगा। बाकी जितने भी पद अभी तक आपको बताया, चाहे यूपीएससी है, चाहे कैग है, चाहे इलेक्शन कमीशन, उनको सरकार का फेवर नहीं करना है, सरकार का पक्ष नहीं लेना, इनको क्या करना है? फेवर करना है। इसलिए इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दी गई। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, 2014 से पहले सत्ता में कौन था? कांग्रेस की सरकार, अपोजिशन में थी बीजेपी। ठीक, तो जो अपोजिशन का काम होता है, सरकार पर आरोप लगाएगी और सरकार उसका जवाब देगी। तो बीजेपी वाले सरकार पर आरोप लगाते थे, कांग्रेस की सरकार को फेवर कौन कर रहा था? अटॉर्नी जनरल। तो उस समय भारत के अटॉर्नी जनरल थे गुलाम नबी बहादुर, महान्यायवादी थे। ठीक, फिर क्या हुआ कि 2014 में सरकार बदल गई, चुनाव हुआ। अब सत्ता में कौन आ गए? बीजेपी। अपोजिशन में कौन चली गई? कांग्रेस। आप सोचिए, वो पुराने वाले जो अटॉर्नी जनरल थे, जो कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त हुए थे, उनका कार्यकाल की भी सुरक्षा होती 6 या 65 वर्ष, और वही कंटिन्यू रह जाते। तो अब उनको किसका फेवर करना है? बीजेपी की सरकार का। और किसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है? कांग्रेस के खिलाफ। तो क्या वो सही ढंग से काम कर पाएंगे? अगर वो कांग्रेस के पक्के वाले भक्त हुए तो बीजेपी सरकार को जगह जगह चुनाव हरवाएंगे, बेइज्जती करवाएंगे सरकार की। और अगर पलट के बीजेपी की तरफ से लेके पाला बदल दिया, भाई वकील को सरकार के सारे, भाई वकील को तो आपके सारे प्राइवेट राज पता है, कहाँ कहाँ लूप होल्स आपने किया है, तो फिर कांग्रेस को कितना डैमेज करेगा। समझ रहे इस बात को? तो क्योंकि इनको फेवर करना है, इसलिए कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है।
जैसे ही केंद्र में सत्ता बदलती है अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाते हैं, तुरंत बदलते हैं वो, क्योंकि ये सरकार के क्या है, वकील। समझ गए? बाकी किसी को फेवर नहीं करना है, इनको क्या करना है, फेवर करना। और फेवर क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों का अलग अलग होता है। भाई कम से कम सरकार जो चेंज हुई तो वकील तो अपने मन का रखेगी, भैया ये वकील हमारा है, अब पुराना वाला ही कंटिन्यू रहेगा तो पुराने वाले के हिसाब से चलेगा। भाई हम नया सरकार है, नया वकील रखेंगे। समझ रहे हिसाब किताब? इसीलिए इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये सरकार को फेवर करते हैं। समझ गए? एक पावर एक्स्ट्रा है, एक कम है कि वे सुरक्षा है, लेकिन एक पावर एक्स्ट्रा ये दी गई है कि कई बार होता है कि संसद में जब चर्चा होती है तो उसमें भी कई बार कानूनी मामले आते हैं, तो सरकार की तरफ से कानूनी मामलों का या कानूनी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो सरकार का फेवर करना है, कोई कानूनी मामला है तो सरकार की तरफ से बोल सकते हैं, बस वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग नहीं करेंगे लेकिन सवाल जवाब सब कर सकते हैं। पूछा जाता है इनमें से कौन है जो संसद की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, तो केवल कौन बैठ सकता है, अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं। बाकी ना कैग बोल सकते हैं, ना यूपीएससी का चेयरमैन बोलेगा, ना इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा। समझ गए? लिख लीजिए। मतदान के अधिकार के बगैर, विदाउट वोटिंग राइट्स, विदाउट वोटिंग राइट्स, मतदान के अधिकार के बगैर संसद में बोलने का अधिकार। ठीक? विदाउट वोटिंग राइट्स यू कैन स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। या संसद में भाग लेने का अधिकार किसको है? महान्यायवादी को है, अटॉर्नी जनरल को। समझ गए? तो बहस कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, और इनको सारी शक्तियां वैसे ही प्राप्त होती हैं जैसे सांसदों का विशेषाधिकार बताया था ना कि 40 दिन पहले से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये सुविधाएं दी गई, तो वो इनको भी मिलते हैं 105 वाले आर्टिकल 105। तो जो सांसदों के विशेषाधिकार हैं वो किसको मिलते हैं? अटॉर्नी जनरल को मिलते हैं। जो सदन के बारे में मंत्रियों को अधिकार दिए जाते हैं वो सब किसको दिए जाते हैं? अटॉर्नी जनरल को मिल जाते हैं। समझ गए? चलिए, अब ये महान्यायवादी क्या करते हैं कि अपने कर्तव्यों के पालन के भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में ये जा सकते हैं। लिखिए आर्टिकल 76(3), इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, अटॉर्नी जनरल shall have right of audience in all courts in the territory of India। यानी देश के किसी भी अदालत में ये जा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। समझ गए? और इवन ये रिटायरमेंट के बाद भी अपना निजी काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, पद से हटने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस वो प्रैक्टिस सरकार के खिलाफ नहीं होगी। समझ गए? केस मुकदमा अपना ये पर्सनली लड़ सकते हैं पद से हटने के बाद। समझ गए? बस वो केस किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना है, क्योंकि ड्यूटी इनकी परमानेंट है नहीं, जब तक हटाया जा सकता है। तो ये कोई एज लिमिट नहीं, रीअपॉइंटमेंट भी इनकी हो सकती है, और उसके बाद अपना काम ये कर सकते हैं, नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है? चलिए, इसके बाद कुछ और छोटे छोटे पद हैं, उस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।